नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चकबंदी क्या है। आपने ज़रूर सुना होगा कि चकबंदी क्या है, आखिरकार चकबंदी क्यों होती है, चकबंदी में क्या किसानों का लाभ होता है या घाटा होता है, सारा डिटेल बात करने वाले बहुत ही डिटेल वीडियो है। दोस्तों मेरे यहाँ खुद चकबंदी चल रही, इस वजह से मैंने वीडियो बनाना ज़्यादा उचित समझा। मेरे यहाँ लगभग 2 से ढाई साल चकबंदी का प्रोसेस चल रहा है, तो पूरी प्रक्रिया भी बताएंगे चकबंदी कैसे होती है और क्या क्या दिक्कतें आती, सब कुछ। सबसे पहले समझते हैं चकबंदी क्या है। तो चकबंदी का मान उसके नाम से ही स्पष्ट है। चक का मतलब होता है खेत या जमीन और बंदी का मतलब होता है बांधना, है ना, उसे नाम से ही स्पष्ट है। जहाँ पर खेतों को आपस में बांधा जाए। अगर आपके बहुत सारे खेत हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं खेत के, मान लिया या पूरा गाँव का एक नक्शा होता है दोस्तों चकबंदी में, राजस्व विभाग के पास पूरे गाँव का नक्शा होगा। उस गांव में आपका खेत कहाँ पर है, पड़ोसी का खेत कहाँ पर, ये सारा ऐसा मैप पूरा प्रॉपर वहाँ पर होता है। रास्ते भी उसमें लिखे होते हैं, नालियाँ कहाँ, सब कुछ बना होता है। और हर एक चक का एक संख्या होता है, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, 3, 4, जो खतौनी में निकलता है ना, ऐसे ये पूरा गांव का नक्शा होता है। अब उनके पास रिकॉर्ड होता है कि जैसे सपोज दैट कोई एक खातेदार है, उसके कितने खेत हैं। ए का खाता हो सकता है 1 नंबर चक हो, उसका 2 नंबर हो, 5 नंबर हो। ऐसे बी खातेदार होगा, उसका हो सकता है केवल 3 ही हो, उसका मतलब 1 ही चक हो। सी हो सकता है, उसके हो सकता है 7 हो, 8 हो, ऐसे हो सकते हैं। तो अगर चकबंदी में क्या मेन उद्देश्य होता है, चकों को एक साथ करना, खेतों को एक साथ करना, ये मेन उद्देश्य चकबंदी का है। और विवादों को सुलझाना। गाँव में पता है ना, आपका खेत है 1 बीघे के, पड़ोसी आपका थोड़ा ठीक ठाक है, उसने आपका खेत जोत लिया और खेत दबाए है वो आपका कम करके, अब वो ज़्यादा जोत रहा, आपको कम दिए, तो उनका सारा का निपटारा होता है। और जो बहुत सारे चक बनते जाते हैं उसमें रास्ता देना, नालियाँ देना, ये सारा चकबंदी का काम होता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा चकबंदी है क्या। चकबंदी मेनली दोस्तों यही है कि छोटे छोटे चकों को, छोटे छोटे खेतों को एक साथ करना ही चकबंदी कहलाता है। और इसमें हर एक चक के लिए जितने भी खातेदार देखिए बढ़ रहे हैं। खातेदार डेली, आपके बाबा के पास 10 बीघे खेत थे, आपके बाबा के 3 पुत्र हो गए, आपके पिताजी, चाचा या दादा, तो 3-3 बीघा बचा। तो हर एक के लिए रास्ता चाहिए ना, उसको भी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर चकबंदी की जाती है। तो कुल मिला के किसानों के सहूलियत के लिए चकबंदी होती है। बट लोग जिनको पता नहीं होता, इसका मिसयूज भी बहुत होता है। मैं बताऊँगा, सारे मिसयूज बताऊँगा, सिर्फ आप बने रहिएगा। तो चकबंदी समझ के क्या होता है, चकों को एक साथ करना, चकों में नालियाँ देना, चकों में रोड देना, खेतों में नालियाँ चक देना, ये सारा चकबंदी के अंतर्गत आता है। मेन दोस्तों चकबंदी जो होता है, इसके जो अधिकारी होते हैं, सबसे पहले आपका लेखपाल होता है। इसके बाद इसी में कानून गो दोस्तों होता है, कानून गो इसको बोलते हैं। और इसके बाद आपका सीओ, फिर एसीओ, और इसके बाद आपका और बहुत सारे अधिकारी होते हैं। जो मेन यहाँ पर एसीओ और सीओ दोस्तों, मतलब कि एसीओ तो सीओ की पोस्ट ज़्यादा बड़ी होती है, इसके ऊपर एसीओ होता है। नक्शा बनाने का जो काम होता है वो एसीओ करता है, और ये दोनों सहायक में काम करते हैं, लेखपाल और कानून को। अब चकबंदी होती कैसे, देखिए चकबंदी 2 तरीके से की जा सकती है। एक तो दोस्तों सरकार चकबंदी कराती है, हर मतलब टाइम ड्यूरेशन होता है कोई 50 साल में, 60 साल में। और या तो गांव की सहमत से भी चकबंदी की कराई जा सकती है। अगर पूरा गांव सहमत है तो एक प्रॉपर प्रार्थना पत्र डीएम महोदय को दिया जाता है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में चकबंदी की जाए। तो उस आधार पर भी चकबंदी होती है। ये कि सरकार पूरा करती है, सरकार आप चाहे या ना चाहे सरकार करवाएगी, है ना। वो एक प्रक्रिया होती है, जैसे 1953 में चकबंदी हुई थी, और अब मेरे यहाँ दोस्तों फिर से चकबंदियाँ चली। 1956 के आसपास पहली चकबंदी हुई थी शायद, मुझे कन्फर्म नहीं है मैं। और अभी चकबंदी हमारे यहाँ हाल में चल रही है। तो सबसे पहले चकबंदी होने का प्रोसेस क्या है, आपके गांव में जब चकबंदी होगी, सरकार डिसाइड करी कि अब चकबंदी यहाँ पर करनी है, तो उस गांव में जाया जाएगा आपका लेखपाल, कानून गो, और ये कुछ अधिकारी जाएंगे और काफ़ी गांव के लोगों को इकट्ठा करेंगे, मीटिंग होगी। अगर सब लोग सहमत हैं चकबंदी होनी है, तो वो वहीं पर एक पर्चा बनाएगा, साइन करवा लेगा कि गाँव वाले चाहते हैं चकबंदी हो तो चकबंदी होगी। अगर वहीं पर सभी मतलब एक आधे से ज़्यादा लोग कह देते हैं मुझे चकबंदी नहीं चाहिए, तो फिर गांव में चकबंदी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लो सब लोग सहमत हो गए कि हाँ चकबंदी होनी चाहिए, फिर क्या करेगा लेखपाल, कानून को 4-5 वहाँ पर चकबंदी सदस्य जोड़ देगा, गांव के ही लोगों को सदस्य बना देगा कि जैसे कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो इनको सदस्य नियुक्त कर दिया जाएगा। वो गाँव की सर्वसम्मति से हो सकता है, कोई भी सदस्य बन सकता है। और इसके बाद जब सदस्य बन गए, इसके बाद दोस्तों फिर क्या होता है, आपको सूचित किया जाता है, पूरे चक का एक डिटेल दिया जाता है, जिसे पर्चा 5 बोलते हैं। कुछ दिनों में पहले सर्वे होगा, पहले सर्वे होता है गांव में
कि आपका ज़मीन कहाँ पर है, आपका ज़मीन कहाँ है, क्या उस ज़मीन पर घर तो नहीं बना लिया गया, उसके यहाँ ट्यूबवेल तो नहीं लग गया, कितने पेड़ है, कहीं बाग तो नहीं लग गया है। उस आधार पर लेखपाल पूरे गांव का सर्वे करेगा और एक नक्शा टेम्परेरी बनाएगा, उस पर लिखेगा कि इस चक पर घर बन चुका है, ये आबादी हो चुकी है, इस चक पर ट्यूबवेल लग चुका है, इस चक पर बाग लग चुका है, यहाँ पर तालाब बना दिया गया है। वो सारा सर्वे करके एक नक्शा तैयार किया जाता है। इसके बाद अब जब सब कुछ हो जाता तो फिर किसान को आपके सपोज दैट जो आपका पहले खेत था उसमें आपने घर बना लिया, तो वहाँ पर फिर एक पर्चा आपको दिया जाता है ना, उसको बोलते हैं पर्चा 5। उस पर्चा 5 में सब कुछ मेंशन होता है, उसको पर्चा 5 बोलते हैं दोस्तों। एक बड़ा सा पेपर दिया जाएगा आपको, उसमें सारा डिटेल मेंशन होगा। आपके बाबा के ज़माने से पूरा घर का आपका डिटेल मेंशन होगा कि इस चक में चक संख्या लिखे होंगे, इस चक में इतने इतने खातेदार हैं, उसमें कुछ जीवित होंगे, कुछ मृत होंगे और उन हिस्से की ज़मीन लिखी होगी। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपका पहले 10 बीघे का खेत था, इसमें आपके 3 साझेदार हो गए, 3 बीघा लगभग 50 3 पॉइंट समथिंग है ना। अब इसके बाद इसमें हो सकता है इन्होंने अपने हिस्से में मकान बना लिया हो, इन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी हो, तो वो सारा मेंशन होगा पर्चा 5 में कि जे पहले कोई ए सदस्य था, उनके 3 बच्चे हो गए, वो सारे नाम मेंशन होंगे और उनके हक में कितनी ज़मीन पड़ रही, वो सब पर्चा 5 में मेंशन होता है। तो सबसे पहला पर्चा 5 ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपको पर्चा बांट दिया जाएगा सभी गाँव के लोगों को, और इसके बाद उनसे ये बोला जाएगा कोई भी त्रुटि है, जैसे कि हो सकता है जैसे ए के 3 पुत्र थे, 1/3 ज़मीन आनी चाहिए, लेकिन हो सकता है गलती से वहाँ पर किसी की 1/2 ज़मीन चढ़ गई हो या कम चढ़ गई हो ज़्यादा, तो वो पर्चा 5 में मेंशन होता है। अगर पर्चा 5 में कोई भी त्रुटि है, लगता है कि हमारा जो हिस्सा है वो कम चढ़ा है, तो तुरंत ही आपको वहाँ पर राजस्व के जो अधिकारी लेखपाल या कानून को संपर्क करना है, उन्हें बताना है कि सर मेरा पर्चा 5 में गलती हुई है और हम 1/3 के हिस्सेदार हैं, बट यहाँ पर कम चढ़ा है या ज़्यादा चढ़ा है, तो वो सुधार करेंगे। इसलिए पर्चा 5 दिया जाता है कि सब लोग अपना देख ले कि आपके हिस्से में कितनी ज़मीन है और कहाँ कहाँ पर ज़मीन है। वहाँ सारे गाटे संख्या लिखे रहते हैं, उस पर्चा 5 में सारा गाटा लिखा होगा कि आपके इस गाटे में इतनी ज़मीन है, इस गाटे में इतनी ज़मीन है, सब कुछ लिखा है। कोई भी त्रुटि लगती है आप पूरा पहले कैलकुलेट कर लें हमारे पास टोटल ज़मीन कितनी है गांव में, है ना, तो वो कैलकुलेट करके रखें और उसमें देखें क्या उतनी टोटल ज़मीन पर्चा 5 में आपको दिख रही है। अगर दिख रही तो सब कुछ ओके, आपका हिस्सा पूरा है नहीं है। हर एक गाटे में कितना कितना हिस्सा है वो भी देखना है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ एनालाइज करनी है कि हाँ अब जब आपको संतुष्टि मिल जाए, हाँ मेरा सब कुछ सही है, तब कोई दिक्कत नहीं, चकबंदी होती रहेगी। अगर कोई त्रुटि है तो तुरंत ही लेखपाल कानून को बताना होता है। इसके बाद क्या होता है, पर्चा 5 के बाद दोस्तों कुछ दिनों के बाद कुछ लोग यहाँ पर आपत्ति लगाते हैं, किसी का हिस्सा गलत होता है, कुछ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना लोगों को। तो पर्चा 5 जब कंप्लीट हो जाता है, इसमें समय लगता है 6 से 7 महीने का, है ना। इसके बाद पर्चा 23 आपको दिया जाएगा जब सारे किसान संतुष्ट हो जाते हैं। पर्चा 23 इसमें सिर्फ आपका हिस्सा लिखा होगा। पर्चा 23 में केवल आपका हिस्सा लिखा होगा कि आपकी जो ज़मीन है, कोई जैसे आपका ए नाम है, आपकी ज़मीन कितने गाटे हैं, इसमें सिर्फ आपका नाम, गाटा नंबर 1 2, इसमें टोटल ज़मीन कितनी है वो सब आपकी लिखी होगी। इसमें आपके बाबा दादा चाचा सबकी लिखी होती है पर्चा 5 में, लेकिन पर्चा 23 में केवल आपके नाम कितनी ज़मीन आने वाली है वो लिखा होगा। कौन कौन गाटों में आने वाली है, कितनी रकबा आने वाला, ये सारा पर्चा 23 में लिखा होता है। अगर इसमें आपको आपत्ति है, लगता है कि नहीं कि हमारे हिस्से में कम ज़मीन आ रही है, ये वाला हमारा गाटा संख्या यहाँ पर चढ़ा नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम, नाम मिसमैच हो रहा है, तो सब कुछ वहाँ पर बताना है तुरंत कि सर ये हमारा गाटा नंबर इसमें आपने नहीं चढ़ाया है, तो वो आपका त्रुटि को सुधार करेगा। अगर या हमारे जो ज़मीन मेरे पास टोटल 10 बीघा है, इसमें 8 बीघे ही दिख रही है, तो वही आपका वो सुधार करेगा। इसी वजह से पर्चा 23 दिया जाता है। अगर जब पर्चा 23 में कोई आपत्तियाँ नहीं होती हैं, है ना, लेकिन आपत्तियाँ यहाँ बहुत सारी दायर होती हैं, क्यों होती है मैं बताऊँगा अभी। तो अगर कोई आपत्ति है तो आप दर्ज कराएं, इसके बाद सुधार होता है। अब पर्चा 23 के बाद दोस्तों एक फाइनल नक्शा फिर से बनता है, क्यों अब क्या है, जो चक आपका एक इधर था, गांव के एक इधर था, तो उनको इकट्ठा करके आपका एक जगह या 2 जगह बनाए जाएंगे, है ना, जहाँ पर बनने योग्य होगा। तो अगर एक जगह बन रहा तो आपकी बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपका एक जगह बनेगा ना, तो जो पड़ोसी को तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी की ज़मीन आपको मिलेगी। तो पड़ोसी हो सकता है इतराज़ करता है कि नहीं मैं यहीं रहूँगा, मुझे नहीं जाना है। तब उस स्थिति में क्या होगा, सपोज दैट मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका एक था चक 2, एक था 4। अब 4 को जब यहाँ पर लाना है तो ज़मीन तोड़कर नहीं आएगी ना, कुल मिलाकर इसको यहाँ करना है। ये वाला खेत आपके पड़ोसी को दिया जाएगा, किसी और को, बट ये वाला खेत आपको मिलेगा, तभी तो एक साथ होगा। तो ये इस पर जो पहले से किसान जोते हैं, जिसकी ज़मीन है, वो हो सकता आपत्ति करे, नहीं मुझे तो यही चाहिए,
तो आपत्तियाँ लगती हैं दोस्तों, बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम्स होता है। अगर आपत्ति नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सहमति है। तो ये ज़्यादातर चकबंदी में दोस्तों घर पर ही विवाद होता है, अपने चाचा से विवाद होगा, अपने दादा से विवाद होगा, आपके भाई से विवाद होगा, ये आसपास के लोगों से ज़्यादा विवाद नहीं होता, घर के लोगों से विवाद होता है ना। कारण होता है बहुत सारे कारण, आपको समझ सकता है। तो ये अब सपोज दैट आपको लगता है कि नहीं, अब ये वाला किसान हो सकता है आपत्ति लगा देगा कि नहीं मुझे तो मेरा खेत वही चाहिए, फिर क्या सोल्यूशन होगा? तो फिर आपत्ति कैसे लगती है मैं समझा देता हूँ कि अगर आपको आपत्ति लगानी है चकबंदी में पर्चा 23 मिलने के बाद, तो उसमें भी टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। जब पर्चा 23 बढ़ जाता है तो एक समय दिया जाता है कि आप 20 दिन तक आराम से आपत्ति लगा सकते हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत है, चकों में कुछ भी है, तो आप आराम से लगा सकते हैं आपत्ति, क्योंकि नक्शा पूरा चेंज होता है। आपका खेत रोड के किनारे है, हो सकता है कोई पैसे दे जा करके या दबाव डला करके चकबंदी अधिकारियों को, आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें, आपका रोड वाला खेत कहीं दूसरी जगह डलवा दे, है ना, और आप वो रोड वाला कब्जे कर ले। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना होता है पर्चा 23 में। ध्यान रखिएगा, आप चकबंदी जब भी करवाइएगा तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मैं ऑलरेडी फेस कर रहा हूँ। तो ये बहुत चलता है, क्योंकि आजकल ज़मीनें क्या है दोस्तों, रोड की तो ज़मीन महंगी हो चुकी है, आपको भी पता है। या आपका अच्छा खेत है, किसी दूसरे ने ले लिया, वहाँ पर जा कर के अधिकारी से मिल करके, है ना, और आपको ख़राब खेत दे रहा है, तो ये भी दिक्कत है। तो उसमें आपत्ति लगाई जाती है, और जब पर्चा 23 बढ़ जाता है तो अधिकारी पे डिपेंड करता है, 20 से 25 दिन का आपको समय मिलेगा कि आप कोई भी आपत्ति है तो दर्ज कराइए। तो आपत्ति 20 दिन के अंदर अंदर अगर आप दर्ज कराते हैं तो बहुत आसानी से सिर्फ एक सिंपल सा एप्लीकेशन लिखना है। यहाँ पर वही जो लिखा जाता है सर और श्रीमान लेखपाल महोदय या कानूनगो महोदय लिख करके पूरा पता, यहाँ पर महोदय मेरा नाम ये है, ग्राम बापू क्षेत्रा में मुझे मेरे चक संख्या 1 को पर्चा 23 में, वहाँ पर मतलब कि इस चक संख्या 1 को 23 में दिया जा रहा, मुझे आपत्ति है, मैं नहीं चाहता हूँ मेरा चक संख्या 1 जहाँ पर है मुझे 1 ही दिया जाए। इस प्रकार से लिख करके साइन करके उसको थमा देना होता है अपने लेखपाल या कानूनगो को 20 दिन के अंदर अंदर। अगर आप 20 दिन के बाद जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत होती है, फिर आपको टाइम बाउंड लेना पड़ता है, वो फिर वकील के थ्रू आप जाएंगे। डायरेक्ट एप्लीकेशन फिर स्वीकार नहीं किया जाता है, फिर आपको वकील करना पड़ेगा, वो आपत्ति लगाएगा। आपत्ति बाद में भी लगती है, बट उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, पैसा खर्च होता है। तो 20 दिन के अंदर आपत्ति लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर इसके बाद 20 दिन के बाद अगर कोई लगाना चाहता, लगता तब भी है, लगता तो बात तक रहता है दोस्तों, है ना। तो लेकिन 20 दिन के अंदर बहुत ही स्वाभाविक, सिर्फ सिंपल एक एप्लीकेशन से काम हो जाएगा। 20 दिन के बाद आपको वकील करना पड़ेगा, प्रॉपर फीस लेगा वो, आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें। फिर तारीखें पड़ती हैं, फिर इनमें सुधार होता है, फिर अधिकारी देखते हैं क्या अच्छा इनका खेत यहाँ पर आने योग्य है या नहीं है। अगर अधिकारी अच्छा हुआ, ईमानदार अधिकारी हुआ, तो वो अन्याय नहीं करता है। बट आजकल ईमानदारी, समझ सकते हैं वर्ड कितना ईमानदार हो चुका है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत, आपके गांव में 4 ऐसे लोग होंगे जो दबंग हो गए, में पैसे में बहुत अच्छे होंगे, आपसे जलते होंगे। सभी गांव के हालात दोस्तों आजकल यही हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। वो आपका खेत चाहता है कि इसका रोड है, ये गरीब है, चलो मैं इसको हटवा देता हूँ, है ना। बहुत से केस आते हैं दोस्तों। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार से चकबंदी होती है। फिर भी अगर आपका चकबंदी से संबंधित कोई डाउट है, आपको कोई प्रश्न है कि सर ऐसा हो रहा है, इसका क्या समाधान होगा, तो मुझे 2-2.5 साल से मैं ऑलरेडी दौड़ रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी नॉलेज हो गई इस फील्ड में। और ऑलरेडी मैं इस समय आप बता दूँ, मैं LLB भी कर रहा हूँ। तो मुझे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, जो दोस्तों उत्तर प्रदेश का कानून है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में 2006 में जो कानून आया था, उसके विषय में सारा लगभग, हरा तो सर्व ज्ञानी तो कोई नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। और प्रॉपर आपका वकील खुद ही आपको गाइड कर देगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना होता है। अगर आपका प्रॉब्लम्स है, किसी भी प्रकार की समस्या है चकबंदी से संबंधित, आप और भी वीडियो चाहते हैं कि मैं चकबंदी को और डिटेल में बताऊं, प्रॉपर तरीके से पूरा प्रोसेस बताऊं, तो आप हमें बता सकते हैं। पर्चा 23, पर्चा 5 को कैसे पढ़ना है, जब पर्चा 5 मिलेगा ना, एक बड़ा सा कागज़ मिलेगा, उसमें सब लिखा कैसे पढ़ा जाता है। वो पढ़ना नहीं अगर आपको आ रहा है तो आप हमें, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उन्हें देख लीजिएगा। तो आपको वहाँ पर मैंने समझाया है कि पर्चा 23 में क्या क्या लिखा होता है, कैसे आपको पढ़ना होता है। ये सब दिक्कतों का सामना आता है। तो अगर आपको ये जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछिएगा। और आप हमें पर्सनल अगर चैट करना चाहते हैं, पर्सनल कोई जानकारी चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर मुझे मैसेज करिएगा। मैं आपको ज़रूर, हो सकता है तुरंत तो ना रिप्लाई दे पाऊँ, बट आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।